साल 1949 चीन में चल रहा सिविल वॉर खत्म हो चुका था और कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ जेडोंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर दी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता में आते ही इतिहास में हुई सभी संधियों को खारिज कर दिया और जब जेडोंग ने ऐसा किया तो उसने वो संधि भी खारिज कर दी जिसकी वजह से आज तक सीमा पर भारत और चीन की झड़प होती रहती है। एक तरफ भारत हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहा था तो दूसरी तरफ चीन चुपचाप अक्साई चीन के अंदर G219 हाईवे बना रहा था और 1957 तक उसने इस हाईवे को पूरा भी कर लिया। चीन के मुंह में हिंदी चीनी भाई भाई था और बगल में वो भारत के अंदर लगातार घुसे जा रहा था। चीन की गुपचुप चल रही ये साजिश तब खुलकर सामने आई जब भारत ने 1957 में ही अपना पहला आधिकारिक मैप जारी किया। ये मैप सामने आया ही था कि चीन आग बबूला हो उठा और अब तक दोस्ती का मुखौटा पहने चीन ने अक्साई चीन को अपना होने का दावा करना शुरू कर दिया। इसी विवाद का ही नतीजा था 1962 का भारत चीन युद्ध। भारत और चीन के बीच ये सीमा विवाद आज भी जारी है। भारत और चीन के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट का कारण है इन दोनों ही देशों के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर का आधिकारिक न होना। जी हाँ, भारत और चीन के बीच आज भी कोई आधिकारिक सीमा तय नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है और ये मैकमोहन लाइन किस काम की है। आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी जब आप जानेंगे कि आखिर भारत के चीन से लगती ये सीमाएं बनी कैसे। आज जिन जगहों के लिए इन दोनों देशों के बीच विवाद है उनकी अहमियत अंग्रेजों को तब ही हो गई थी जब चीन और भारत के बीच बॉर्डर था ही नहीं और इसी वजह से अंग्रेजों ने तब लॉन्च किया था भारत का आज तक का सबसे बड़ा सर्वे, द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। और इस सर्वे का एक अहम अंग था उत्तराखंड और उत्तराखंड के नैन सिंह। भारत का जो मैप आप अक्सर देखते हैं वो ये है, लेकिन असल मैप कुछ ऐसा है। ये है LOC जो 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तैयार हुई। तब कश्मीर के इतने हिस्से में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था तो इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK कहा जाता है और इस लाइन को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। मतलब कश्मीर विवाद को छोड़ दें तो दोनों देशों के बीच आधिकारिक सीमाएं तय हैं, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन और भारत के बीच सीमा मानी जाती है, लेकिन ये भी आधिकारिक नहीं है। भारतीय सेना के पूर्व मिलिट्री ऑपरेशन प्रमुख विनोद भाटिया बताते हैं कि LAC सीमाओं की महज एक धारणा है, यानी कि जिस क्षेत्र को भारत अपना कहता है उसे ही चीन भी अपना होने का दावा करता है। खैर धारणावश ही सही, लेकिन LAC को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जम्मू लद्दाख वेस्टर्न सेक्टर, उत्तराखंड हिमाचल को सी मिडिल सेक्टर और सिक्किम अरुणाचल को ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। हाल ही में चीन के लद्दाख के पांगोंग नदी के पास बने बफर जोन में कंस्ट्रक्शन करने की खबरें भी आई थी और जो लगातार आती रहती हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री सर्वे और नैन सिंह की कहानी पर पहुंचने से पहले हमें चीन, लद्दाख और भारत के बीच सीमाओं के उस अतीत को जानना होगा जब ये विवाद कहीं था ही नहीं। साल 842 ये वो दौर था जब भारत में अलग अलग रियासतें राज कर रही थीं और हिमालय की उस तरफ तिब्बतन एम्पायर के किंग लेंगदारमा राज कर रहे थे। उस वक्त के तिब्बतन एम्पायर में आज के भारत का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भी शामिल था। किंग लेंगदारमा की मृत्यु हुई ही थी कि राज परिवार में गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई से परेशान लेंगदारमा का परपोता निमांगो तिब्बतन एम्पायर में से अपना हिस्सा पश्चिमी तिब्बत मांग लेता है और वहां पर अपना नया राज नगारी बसा लेता है।
यही किंगडम आगे चलकर लद्दाख किंगडम कहलाया। गुजरते वक्त के साथ लद्दाख किंगडम अपना इलाका लगातार बढ़ाने लगा और इतना बढ़ा लिया कि आधा तिब्बत तत्कालीन लद्दाख का हिस्सा हो गया था। ये देखकर तिब्बत ने लद्दाख पर हमला कर दिया और इस युद्ध में लद्दाख ने अपना काफी इलाका हार दिया था। इसके बाद लद्दाख के राजा ने मुगलों से मदद मांगी और तब दोनों ही पक्षों के बीच 1684 में सीमाओं को लेकर पहली संधि हुई। इस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ टिंग मोस गैंग। इस संधि से लद्दाख और तिब्बत के बीच सीमाएं तय कर दी गई थीं। यहाँ तिब्बत लद्दाख के बीच विवाद सुलझा ही था तो वहीं दूसरी तरफ चीन तिब्बत पर नजर गड़ाए हुए था और 1720 आते आते चीन अपने नापाक इरादों में कामयाब भी हो जाता है। चीन की किंग डायनेस्टी तिब्बती साम्राज्य पर कब्जा कर दलाई लामा को सत्ता सौंप देती है। इस तरह चीन का अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही तिब्बत पर नियंत्रण हो चुका था। इसी बीच भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभाव बनाने में लगी हुई थी। फिर आता है साल 1834। ये वो साल था जब डोगरा साम्राज्य ने लद्दाख को अपने राज्य में मिला लिया। लद्दाख पर कब्जा करने के बाद डोगरा राजवंश ने तिब्बत के व्यापारिक रूट को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया और इस तरह सिख एम्पायर के तहत आने वाले डोगरा समुदाय ने तिब्बत के साथ युद्ध छेड़ दिया। लंबे समय तक युद्ध लड़ने के बाद सिख एम्पायर और तिब्बत के बीच 17 सितंबर 1842 को ट्रीटी ऑफ चुसुल साइन की गई। सिख एम्पायर के गुलाब सिंह, दलाई लामा और चीन की किंग डायनेस्टी के राजा ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि में यह तय किया गया कि सिख एम्पायर और तिब्बत पहले से ही तय सीमाओं को ही माने और वापस लौट जाएं, यानी कि सिख एम्पायर का राज लद्दाख तक सीमित हो गया। ट्रीटी ऑफ चुसुल के बाद चीन भी आधिकारिक तौर पर इन सीमाओं को मानने लगा था और इसमें अक्साई चिन्ह लद्दाख का हिस्सा था जिस पर अब चीन अपना दावा ठोकता रहता है। अब सवाल उठता है कि जब चीन ने भी मान लिया था कि अक्साई चिन्ह लद्दाख का हिस्सा है तो फिर आज ये लड़ाई क्यों? तो इस लड़ाई की जड़ में है ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच का द ग्रेट गेम। ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच ज्यादा से ज्यादा एशियाई क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की होड़ मची हुई थी और इसी होड़ को द ग्रेट गेम नाम से जाना जाता है। इस होड़ के तहत 1845-46 में ब्रिटिशों ने सिख एम्पायर से युद्ध कर उनका पूरा इलाका यानी कि लद्दाख अपने कंट्रोल में ले लिया और यहीं पर ब्रिटिशों ने लद्दाख और तिब्बत के बीच के इन टैक्टिकल पॉइंट्स को समझा जिन पर आज भारत और चीन के बीच विवाद होता रहता है और दोनों के बीच एक आधिकारिक बॉर्डर बनाने की योजना बनाई और इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए लॉन्च किया गया था द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। आज आप इंडिया का जो ये मैप देखते हैं वो इसी सर्वे के अंदर ही बनाया गया है। अंग्रेजों को ये डर था कि रूस अक्साई चिन्ह के रास्ते भारत में घुसपैठ कर सकता है। दरअसल पहाड़ियों के दोनों तरफ बड़े बड़े खाली मैदान थे जिन्हें फ्रंटियर कहा जाता था। उस वक्त कई किलोमीटर में फैले इन फ्रंटियर्स को ही भारत और तिब्बत के बीच का बॉर्डर माना जाता था। लेकिन द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे के जरिए अंग्रेज हुकूमत भारत के सभी बॉर्डर को सिक्योर करना चाहती थी। इस सर्वे की शुरुआत विलियम लेम्बटोन ने साल 1818 में की थी और साल 1823 में इनके निधन के बाद इस सर्वे का जिम्मा जॉर्ज एवरेस्ट ने संभाला। अंग्रेजों के लिए मैदानी और समुद्र तट पर सीमाएं बनाना तो आसान था, लेकिन हिमालय की इन कठोर पहाड़ियों से ज्यादा वो जानकार नहीं थे। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी जो इन पहाड़ियों को अच्छे से जानते हों। इस तरह 1862 में आधिकारिक तौर पर ऐसे कुशल लोगों की तलाश शुरू की गई। इस तलाश में कैप्टन थॉमस जॉर्ज मोंटेगोमरी भी जुड़े। ये वही शख्स हैं जिन्हें भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा खोजने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें अपने खोज में मिले उत्तराखंड के मिलम गांव के नैन सिंह और मनी सिंह, जो बाद में जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे के सबसे महत्वपूर्ण अंग बने।
मोंटीगोमरी की पसंद मिलम गांव इसलिए भी बना क्योंकि उस दौरान इन सीमांत इलाके के लोगों और तिब्बत के बीच व्यापार हुआ करता था और दोनों ही समुदायों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता था। ये लोग इस सुदूर इलाके को अच्छी तरह जानते थे। ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे से जुड़ने से पहले 1855 में 25 वर्षीय नैनसिंग को पहली बार जर्मन एक्सप्लोरर स्लांगिटवेट भाइयों ने भर्ती कर दिया था। जर्मन एक्सपर्ट्स ने भारतीय सर्वेक्षण की अनुमति के साथ काम शुरू किया, जिसके बाद नैनसिंग ने अपने चचेरे भाई मणि सिंह के साथ 1855 और 1857 के बीच अपनी पहली यात्रा की। उन्होंने पहले मानसरोवर और राक्षस ताल झीलों और फिर आगे गारटेक और लद्दाख की यात्रा की। दोनों भाइयों की कुशलता को देखकर ही 1863 में इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के लिए चुना गया। दोनों भाइयों ने 2 साल तक देहरादून में ट्रेनिंग ली और कई वैज्ञानिक उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण हासिल किया। इसी बीच गवर्नर विलियम जॉनसन ने 1865 में ब्रिटिश सरकार को जॉनसन लाइन का प्रस्ताव दिया। इस लाइन में पूरे अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया गया था और इसी को आज भी भारत अपना ऑफिशियल बॉर्डर मानता है, लेकिन उस वक्त चीन ने इसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। दूसरी तरफ सर्वे चल ही रहा था। फरवरी 1873 में कर्नल मोंटेगोमरी ने नैनसिंग को टी डगलस फोर्सिथ के साथ लासा के अभियान पर भेजा। नैनसिंग यारकंद में 5 महीने तक रहे और यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन किया। इसके बाद उन्होंने एक आखिरी सर्वे किया। नैनसिंग ने तिब्बती भिक्षु के भेष में कुमाऊं की जोहार घाटी से काठमांडू, लासा और तवांग तक की पैदल यात्रा की। उन्हें एक सटीक मापी गई गति बनाए रखने के लिए ट्रेन किया गया था, जिसमें कदमों में 1 मील की दूरी तय करना और एक संशोधित बौद्ध माला का उपयोग करके उन चरणों को मापना शामिल था। उन्होंने कई अन्य सरल तरीके तैयार किए, जहां माप को नोटों पर प्रार्थना के रूप में दर्ज किया जाता था। गुप्तचरों से बचने के लिए वो कागज के इन स्क्रोल को प्रार्थना चक्र के सिलेंडर के अंदर छुपाया करते थे। नैनसिंग ने सारी रिपोर्ट सौंपकर अपना काम खत्म कर दिया था और इस तरह ट्रिग्नोमेट्री सर्वे करने का अहम हिस्सा नैनसिंग भी बने। नैनसिंग के काम से अंग्रेज इतने खुश हुए थे कि उनको कई मेडल्स और सम्मान भी दिए गए। अब नैनसिंग के परिवार ने कैसे तिब्बत की खोज की, इस पर अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जरूर इस पर पूरी जानकारी लेकर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वापस आते हैं बॉर्डर विवाद पर। नैनसिंग के लाखों पदचिन्हों का ही नतीजा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अब सारा डेटा मौजूद था, लेकिन रूस भी पीछे हटने वाला नहीं था। रूस लगातार तिब्बती पठार तक अपनी सीमा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। रूस के रुतबे को खत्म करने के लिए साल 1897 में अंग्रेजों ने एक नया बॉर्डर बनाया। कुनलुन पहाड़ों के शिखर के साथ इसे चिन्हित किया गया। जॉनसन अर्दाग लाइन नाम के इस बॉर्डर को भी चीन ने मानने से इनकार कर दिया। फिर 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिमला में तिब्बत और चीन के बीच द शिमला कन्वेंशन साइन करवाया और यहीं पर मैकमोहन लाइन इंट्रोड्यूस की गई। इसका मकसद तिब्बत से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को आधिकारिक किया जाना था और तिब्बत के 2 हिस्से किए जाने थे, जिसमें से एक पार्ट पर चीन राज करेगा और दूसरे पर तिब्बत के दलाई लामा। इस एग्रीमेंट में तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया ने तो साइन कर दिया था, लेकिन चीन यहां भी नहीं माना। वो चाहता था कि पूरा तिब्बत उसका हो। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत ने साफ कर दिया था कि तिब्बत इस एग्रीमेंट को मानता है और यही आधिकारिक बॉर्डर होगा। इसीलिए आज आप देखेंगे तो ब्रिटिश काल से ही अक्साई चिन वाला इलाका भारत के मैप पर है। और फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हो जाता है तो इन्हीं सीमाओं को आधिकारिक मान लिया जाता है। भारत के आज़ाद होने के महज 2 साल बाद 1949 में चीन में भी सत्ता पलट हो जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है। कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आकर सिर्फ नए नियम नहीं बनाती, बल्कि वो इतिहास में हुई सारी संधियों को खारिज कर देती है। चीन के प्रेसिडेंट माओ जेडोंग 7 अक्टूबर 1950 को पूरे तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लेता है
और 1957 में भारत के मैप रिलीज करते ही ये भारत के साथ चीन की छुपी तलखी भी सामने आ जाती है और तब से लेकर आज तक चीन और भारत के बीच इन सीमाओं को लेकर विवाद लगातार जारी है। भारत 1865 की जॉनसन लाइन को मानता है जिसमें अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, तो वहीं चीन अक्साई चीन को अपना होने का दावा करता रहता है। बीच बीच में इस विवाद के हल्के पड़ने की ऐसी खबरें भले ही आती रहती हैं, लेकिन रह रहकर चीन आंखें दिखाता रहता है और इसकी वजह यह है कि आज भी दोनों देशों के बीच आधिकारिक बॉर्डर है ही नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ही देश पेट्रोलिंग करते हैं और जब दोनों देशों की सेना की टुकड़ियों का सामना होता है तो अक्सर ये एक दूसरे को बैनर दिखाते हैं। भारत की तरफ से दिखाए जाने वाले बैनर में अंग्रेजी और चीनी भाषा में लिखा होता है, तुम हमारी सीमा में हो, वापस जाओ, और कुछ इसी तरह हिंदी और इंग्लिश में चीन के बैनर पर लिखा होता है। आमतौर पर यहाँ झड़प से बचने के लिए शांतिपूर्ण प्रोटोकॉल तय किया गया है, लेकिन फिर भी गलवान जैसी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। खैर, भारत चीन के बीच इस सीमा विवाद का कब सॉल्यूशन निकलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर बात 1962 के युद्ध की जाए तो इसमें भारत मजबूत और जीत के साथ खड़ा हो सकता था। जी हाँ, उत्तराखंड के एक पत्रकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चीन के युद्ध की तैयारी करने की खबर भी दे दी थी, लेकिन तब नेहरू ने ये कहकर इसे नजरअंदाज कर दिया कि ये किसी पागल पत्रकार की सोच लगती है। अब कौन थे ये पत्रकार और क्यों इन्हें रॉ एजेंट भी कहा जाता था, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट और साथ ही जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इसके साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।